विजय माल्या, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है भगौड़ा। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस व्यक्ति पर आज 9,000 करोड़ रुपए लेकर भागने का आरोप है, वो एक समय दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल होता था। यहाँ तक कि यूनाइटेड ब्रूअरीज और किंगफिशर जैसे बड़े ब्रांड्स को चलाने वाला यह बंदा उस टाइम दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 2016 में विजय माल्या को देश छोड़कर लंदन भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब आज की इस वीडियो में हम आपको विजय माल्या के इसी राइज एंड फॉल की स्टोरी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, विजय माल्या को उनका ये बिजनेस विरासत में मिला था। असल में उनके पिता विट्ठल माल्या एक बड़े बिजनेसमैन थे, जिन्होंने साल 1946 के दौरान यूनाइटेड ब्रूअरीज नाम की एक कंपनी में कुछ शेयर खरीदकर अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट की थी। इसके बाद वे धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर खरीदते गए और फिर कुछ ही सालों में वे इस कंपनी के डायरेक्टर बन गए। और इतना ही नहीं, साल 1952 में उन्होंने इस कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स खरीदकर इसे पूरी तरह से एक्वायर कर लिया था। और फिर इसके बाद से तो विट्ठल माल्या ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेहद तेज रफ्तार से साल दर साल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते गए। 1970 आते आते उन्होंने डिस्टिलेशन, पॉलीमर, बैटरी और फूड्स जैसी कई बड़ी इंडस्ट्री को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया, जिस वजह से उनकी कंपनी की नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन फिर दुर्भाग्यवश किसी कारण से 1983 में विट्ठल माल्या की मृत्यु हो गई और उनके जाने के बाद इस बिजनेस का पूरा भार उनके 28 साल के बेटे विजय माल्या के कंधों पर आ गया। जिस समय विजय माल्या ने यूनाइटेड ब्रूअरीज को संभाला, उस समय इस कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ रुपए के करीब था और यंग विजय माल्या अब इस टर्नओवर को डबल करना चाहते थे। असल में वे भी अपने पिता की तरह ही शुरुआत से एक बिजनेस माइंडेड पर्सन थे, इसीलिए उन्होंने भी तुरंत ही अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करने का सोचा और इसके लिए उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे केमिकल, इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर और बॉलीवुड मैगजीन को अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। लेकिन इन बिजनेसेस में विजय माल्या को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी कि उन्हें अपने शराब के बिजनेस में मिली थी। यूनाइटेड ब्रूअरीज के मेंबर्स खुद कहते हैं कि जब विजय माल्या इस कंपनी के चेयरमैन बने तो उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया। यहाँ तक कि ये कंपनी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट लीकर प्रोड्यूसर बन गई थी। अब विजय माल्या को ये समझ आ गया था कि उन्हें अगर किसी बिजनेस में सक्सेस मिलेगी तो वो था शराब का बिजनेस, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने बियर ब्रांड किंगफिशर को पूरे भारत में ही पॉपुलर बना दिया था। यहाँ तक कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए उन्होंने आईपीएल में अपनी खुद की एक टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी खरीदी। साथ ही उन्होंने भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए किंगफिशर का कैलेंडर भी निकाला, जिसके चलते इनके बियर ब्रांड को भारत में काफी पॉपुलैरिटी हासिल हो गई। विजय माल्या की इसी सक्सेस को देखते हुए साउदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरेरी डायरेक्टर ऑफ फिलॉसफी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया और इसके साथ ही उन्हें फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा गया था। अभी तक विजय माल्या का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन फिर साल 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि इनकी बिजनेस लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। असल में हुआ कुछ यूं कि 2005 में विजय माल्या ने अपनी बिजनेस को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने बेटे के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत कर दी और बस यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। असल में दोस्तों, एयरलाइन एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जहां पैसों को पानी की तरह बहाना पड़ता है, और विजय माल्या तो अपने कस्टमर को हवा में ही 5 स्टार होटल वाला लग्जरी एक्सपीरियंस देना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें बैंकों से बहुत बड़े बड़े लोन लेने पड़े। विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन में पैसेंजर्स को गर्म खाना, लाइव एंटरटेनमेंट और महंगी शराब जैसी कई लग्जरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई और लोगों को उनकी ये लग्जरी सर्विसेज पसंद भी आने लगी, जिसके चलते भारत के 25% से ज्यादा लोग डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए किंगफिशर एयरलाइन से ही ट्रेवल करने लगे। और उस टाइम किंगफिशर एयरलाइन भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। और यही वो साल था जब विजय माल्या फोर्ब्स के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में 40वें नंबर पर रहे। हालांकि किंगफिशर एयरलाइन अभी प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी विजय माल्या अपने इस बिजनेस को विदेशों में भी फैलाना चाहते थे। अब चूंकि रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए डोमेस्टिक एयरलाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, लेकिन अभी किंगफिशर को शुरू हुए तो सिर्फ 2 साल हुए थे। ऐसे में विजय माल्या ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए 2007 में 4 साल पुरानी डेक्कन एयरलाइन को खरीद लिया, जो कि ऑलमोस्ट शट डाउन होने वाली थी। विजय माल्या ने एयर डेक्कन का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया। हालांकि शुरुआत में इसका टिकट प्राइस काफी कम रखा गया, लेकिन इस फ्लाइट में भी विजय माल्या ने पैसेंजर्स को किंगफिशर जैसी लग्जरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई,
जिसकी वजह से अब लोग किंगफिशर की बजाय एयर डेक्कन से ट्रेवल करने लगे और लोगों को कम पैसों में ये सभी लग्जरी सुविधाएं लेने की आदत लग गई। अब ऐसे में जब एयर डेक्कन का टिकट प्राइस बढ़ाया गया तो फिर अचानक से इसके कस्टमर्स कम होने शुरू हो गए और फिर कुछ ही सालों में किंगफिशर और किंगफिशर रेड दोनों ही एयरलाइंस इंडिया के अंदर पूरी तरह से फेल हो गई। अब किंगफिशर इंडिया में तो ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन विजय माल्या को अभी भी उम्मीद थी कि उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। दरअसल जिस समय विजय माल्या ने अपना इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया, दुर्भाग्य से उसी टाइम रिसेशन आ गया और पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए और अब रिसेशन की वजह से उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा। अब विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए कंपनी को लगातार बैंकों से लोन लेने पड़ रहे थे और इसी के चलते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर किंगफिशर कंपनी पूरी तरीके से कर्जे में डूब गई। विजय माल्या ने अपनी इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए काफी कोशिश की, यहाँ तक कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी मिल गया था, लेकिन उस समय भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI लीगल नहीं थी। विजय माल्या ने सरकार से भी रिक्वेस्ट की कि वे FDI को लीगल कर दें, लेकिन सरकार ने उनकी एक भी ना सुनी। वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइन के एम्प्लॉइज को 7 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वे लोग हड़ताल पर बैठ गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइन कम्प्लीटली शट डाउन हो गई। अब तक विजय माल्या पर करीबन 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो चुका था और अब बैंकों को भी ये लगने लगा था कि उनके ये लोन के पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए बैंकों ने विजय माल्या के साथ कई सारे मीटिंग्स भी फिक्स की, लेकिन इन मीटिंग्स से कुछ खास बात नहीं बन पाई और फिर आखिर में विजय माल्या 2016 में कई सारे बैंकों को दिवालिया बनाकर खुद लंदन भाग गए। कहा जाता है कि उस टाइम बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी किया था कि वे विजय माल्या को बाहर जाने से रोक लें, लेकिन तब तक विजय माल्या एक मीटिंग का बहाना बनाकर देश छोड़कर निकल चुके थे। अब उनके जाने के बाद से भारत में उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड जैसे कई सारे चार्जेस लगाए गए। साथ ही काफी सारे बैंक्स और उनके मैनेजर भी इस स्कैम में इन्वॉल्व पाए गए, क्योंकि किंगफिशर कंपनी जब पूरी तरह से डूब रही थी तब भी उन बैंक्स ने बिना कुछ देखे विजय माल्या को करोड़ों के लोन सेक्शन किए थे। यहाँ तक कि IDBI बैंक के मैनेजर को तो इसके लिए जेल भी हुई थी, क्योंकि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन को उस समय 900 करोड़ रुपए का लोन दिया था जब कंपनी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर थी। आज 6 साल बाद भी देश की अलग अलग एजेंसीज यही कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से विजय माल्या को इंडिया वापस लाया जाए ताकि बैंकों के लोन की रिकवरी की जा सके। वैसे बैंकों ने अपने लोन की रिकवरी के लिए विजय माल्या के सारे मेंशंस, उनके जितने भी प्रॉपर्टीज और बिजनेस इंडिया में थे वो सब बेच दिया है और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक उनकी प्रॉपर्टीज और बिजनेस को बेचकर बैंकों ने अपना 80% तक का लोन रिकवर कर लिया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह कह पाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, नो डाउट विजय माल्या एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन उनके कुछ गलत डिसीजंस और लालच ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब फ्यूचर में विजय माल्या के साथ क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन विजय माल्या की ये स्टोरी हम सभी लोगों और खास तौर से बैंकों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।